सभी को नमस्ते। हम बात कर रहे थे मोंटेसरी पद्धति की। मोंटेसरी स्कूल्स जो हैं उनमें किस तरह के सुविधाएं मिलती हैं या किस प्रक्रिया पर वो आधारित हैं। इसमें हमने अभी तक जो बात की है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम की। मोंटेसरी स्कूल में करिकुलम किस तरह का बनाया जाता है। मोंटेसरी ने शिशुओं अथवा 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की 2 प्रधान विशेषताएं इन्होंने मानी थी। इसमें पहली है कि पाठ्यक्रम जो है वो बालक की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। तीनों बातों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरे, पाठ्यक्रम ज्ञान प्रधान नहीं होकर के क्रिया प्रधान होना चाहिए। इनके अनुसार बच्चों को नॉलेज देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना वो स्वयं क्रियाओं के द्वारा चीज़ों को सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यानी कि जो भी बात हम उनको कहें, जो भी उनकी शिक्षा है वो क्रिया प्रधान होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम बच्चों की कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करके और उनको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। उनके अपने स्वाभाविक विकास में योगदान देता है और वास्तविक जीवन के लिए उनको तैयार करता है। पाठ्यक्रम के संबंध में अपनी इसी धारणा के कारण मोंटेसरी ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में क्रियात्मक और रचनात्मक विषयों को ज़्यादा जगह दी है और उनकी पहली 5 कक्षाओं तक के लिए जो रूपरेखा बना रखी है वो कुछ इस ढंग से है। उन्होंने 5 कक्षाओं के लिए बता रखा है। जो कक्षा 1 है उसमें 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, 2 में 4 वर्ष का बच्चा पढ़ता है, कक्षा 3 में 5 का, कक्षा 4 में 6 वर्ष का और 5वीं कक्षा में 7 वर्ष का बच्चा पढ़ता है। अब सबसे पहले जो पहली क्लास है उसमें बच्चों को क्या बातें सिखाई जाती है? फीते बांधना, बटन लगाना, खोलना, छोटी छोटी मेज कुर्सी आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठंडी और गर्म, मोटी पतली, ऊंची नीची, चिकनी और खुरदरी वस्तुओं में अंतर करना। यानी कि बहुत बेसिक कंसेप्ट बच्चों को दिए जाते हैं। फिर कक्षा जब 2 की हम बात करते हैं तो उसमें आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना, उचित स्थान पर बैठकर उचित ढंग से भोजन करना, अपने आप नहाना, हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना और उतारना, छोटी और बड़ी, लंबी और पतली एवं विभिन्न रंगों की वस्तुओं में अंतर करना। कलर कंसेप्ट अब यहाँ पर दिया जा रहा है। और फिर कक्षा 3 में 5 वर्ष के बच्चों के लिए गति, दृष्टि और स्पर्श संबंधी अभ्यास करना, सीधी रेखा पर चलकर शरीर पर नियंत्रण रखना, फिर अक्षर ज्ञान प्राप्त करना और ड्राइंग का अभ्यास करना इत्यादि। तो आप देखिए जैसे जैसे बच्चे का विकास हो रहा है गतिविधियों में भी उसी अनुसार परिवर्तन किए जा रहे हैं। और फिर जब कक्षा 4 की हम बात करते हैं जहाँ 6 साल का बच्चा है तो अब वो भोजन परोसना और बर्तन धोने का काम भी सीखता है, कमरों की वस्तुओं को ठीक ढंग से और उचित स्थान पर रखना, गति संबंधी अभ्यास करना, विभिन्न गतियों की पहचान करना, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से गिनती का ज्ञान प्राप्त करना, लिखने, पढ़ने, गणित और ड्राइंग का ज्ञान अब वो प्राप्त करता है। और तब हम बात करते हैं कक्षा 5 की, जिसमें 7 वर्ष का बच्चा होता है। वो ऊपर लिखित सब बातों का अभ्यास करने के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता पर अब विशेष ध्यान देना उसको सिखाया जाता है, संयम और शिष्टाचार का अभ्यास करना, साथ ही भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शब्द ज्ञान का प्राप्त करना अब उसके लिए करिकुलम में शामिल किया जाता है। और खेल के द्वारा व्याकरण की शिक्षा इन बच्चों को दी जाती है। इस तरह से उन्होंने अपने करिकुलम को बांट रखा है। और फिर इस मोंटेसरी में बच्चों के घर में अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो बाल सदन की संचालिकाएं होती हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखती हैं, बच्चों को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करती और
अगर उनको वाकई में ज़रूरत महसूस होती है, उनको लगता है कि इस बच्चे को मेरी मदद की ज़रूरत है, तो ही वो उनके पास जाती हैं, अन्यथा दूर से ही उनको ऑब्जर्व करती हैं। इस पद्धति के क्या गुण हैं उनके बारे में हम देखें तो इसमें एक तो छोटे बच्चों के लिए सम्मान की भावना विशेष रूप से रखी गई है। मोंटेसरी के शब्दों में चाइल्ड वॉज गॉड, हर स्कूल वॉज द टेम्पल एंड डेटी ऑफ द टेम्पल वॉज द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड। हिंदी में अगर इसको हम समझना चाहें तो बच्चा ही ईश्वर है, उसका स्कूल ही मंदिर है और बच्चे की स्वत्व शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। कितना सुंदर शब्दों में इन्होंने बच्चों को देखा है, बच्चों को परिभाषित किया है, कितने खूबसूरत ढंग से उन्होंने अपने मन की बात कही है। वो आगे लिखती हैं, टुडे देयर स्टैंड्स फॉर वन अर्जेंट नीड, द रिफॉर्म ऑफ methods in education and instruction, and he one struggles towards this and is struggling for the regeneration of man. आज एक ही अनिवार्य आवश्यकता हमारे सामने है और वो है शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षण में सुधार करना, और जो भी इस उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है वो वास्तव में मनुष्य मात्र के पुनरुद्धार के लिए कार्य के लिए संघर्ष कर रहा है। मोंटेसरी ने जिस सिद्धांत को जन्म दिया है उसने बच्चों के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दूसरा जो इसमें खास गुण है मोंटेसरी पद्धति में वो है ये इसके जो सिद्धांत है इनका वैज्ञानिक आधार है। ऐसे ही हर कोई एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं कर ली गई है, वैज्ञानिक आधार पर ही गतिविधियों को शामिल किया गया, या जो करिकुलम बनाया गया वो साइंटिफिकली डिसाइड किया गया है। फिर व्यक्तिगत शिक्षण या प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हर बच्चे को अलग अलग इंडिविजुअल गतिविधि करने का मौका मिलता है। अगर बटनिंग द बटन है कि बटन लगाना या खोलने का काम है तो हर बच्चे को वो करने का मौका मिल रहा है। लेस बांधना है तो हर बच्चे को वो मौका मिल रहा है, यानी कि व्यक्तिगत विकास पर या व्यक्तिगत शिक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। और फिर बच्चों के लिए स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी बच्चों को दी जाती है। बच्चे की इच्छा होगी वो काम करेगा। करिकुलम की कुछ गतिविधियां तय हैं, उन्हीं में से उसको करना है, लेकिन वो इनके लिए आज़ाद है। उसकी इच्छा में मुझे भी लेस बांधने वाला काम करना है तो वो कर सकता है। उसको इच्छा नहीं मुझे अभी सैंड बेड पर जा कर के खेलना है, मिट्टी में खेलना है, वो वहाँ खेल सकता है। उसकी इच्छा हो रही है कि मुझे अभी ड्राइंग करना है तो वो ड्राइंग कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। बच्चों के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती कि नहीं अभी तुमको अब इतनी देर तो यही काम करना पड़ेगा, चाहे बच्चे का मन हो चाहे ना हो। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें बच्चों के लिए स्वतंत्रता का पूरा प्रावधान है। और फिर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, खास तौर से सेंसरी ऑर्गन्स जितने हैं हमारे उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोंटेसरी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा पढ़ाना। इनका जो मूल मंत्र है वो है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कंसंट्रेट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ो, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ो। यानी इंग्लिश में उल्टा बोल गई थी। पहले कॉन्क्रीट चीज़ों की तरफ बढ़ो, फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। जब बच्चा देखेगा ही नहीं किसी चीज़ को, छू करके उसको महसूस नहीं करेगा तब तक वो इमेजिनेशन में कैसे। आज हम किसी बच्चे को डायरेक्टली ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चों तुम सोच करके बताओ कि एरोप्लेन कैसा होता होगा। हाँ, अगर पहले बच्चों को हमने एरोप्लेन दिखाया है, उसके बारे में जानकारी है, तो हम उससे इमेजिनेशन में पूछ सकते हैं कि बच्चों एरोप्लेन की सीट कैसी हो सकती है या इसमें और क्या उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं इत्यादि। कोई भी उनकी कल्पना को बढ़ावा देने के लिए हम जो भी बात उनसे करना चाहें। और फिर लिखने और पढ़ने के इनके अनूठे सिद्धांत हैं। इस पद्धति में लिखना सीखने को विशेष महत्व दिया गया है। लिखते हुए बच्चे की स्नायु संबंधी स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। लिखने और पढ़ने के अभ्यासों को उचित रूप से समन्वित तथा श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। और फिर आता है
जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्ति। मैडम मोंटेसरी ने अपने स्कूल में ऐसी व्यवस्था की कि बच्चों में नियमितता और स्वच्छता की आदतें पड़ें। कई विशेष क्रियात्मक अभ्यास भी बच्चों को करने का मौका मिलता है। बच्चे श्रम के महत्व को समझते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं, तो वो कभी भी किसी काम को हीन दृष्टि से नहीं देखते हैं। और सबसे जो आखिरी बात है उसमें वो है सिद्धांत का सामाजिक महत्व है। यद्यपि मोंटेसरी पद्धति मूलतः व्यक्तिवादी है, लेकिन ये सामाजिक मूल्यों से भरपूर है। वैसे ये हर व्यक्तिगत बच्चे को सिखाने की परंपरा में विश्वास रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ढंग से भी सिखाया तो समाजवादी बातें ही हैं। वही बातें सिखाई जाती हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को समाज में रहने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे मेज पर इकट्ठे खाना लगाना, मिलकर खाना खाना, बर्तनों को धोना, साफ करना और एक दूसरे के साथ सहयोग करना इत्यादि, इन सब बातों को पूरा महत्व दिया जाता है। इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी कुछ सीमाएं, कुछ दोष हर पद्धति में होते हैं, उसी तरह से इस पद्धति में भी हैं। जैसे इसमें यांत्रिक और कृत्रिम प्रबोधक साधन हैं। इसमें जो इक्विपमेंट्स इन्होंने बनाए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर घर में या हर स्कूल में मौजूद हों। ये विशेष रूप से बनाए गए इक्विपमेंट्स हैं, तो जब तक किसी को इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वो उन इक्विपमेंट्स को या उन साधनों को अच्छी तरह से न बना पाएंगे, न उनका यूज़ कर पाएंगे। प्रबोधक साधनों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आलोचक ऐसा कहते हैं कि ये साधन अध्यापक और बच्चों के लिए एक तरह से बंधन है। उनको लगता है कि ये बंदिश है कि आपको इसी पर ही काम करना है। जैसे वो फ्रेम में जो बटन के लिए जो इक्विपमेंट बना हुआ है, वो फ्रेम में दोनों तरफ में, फ्रेम के दोनों तरफ कपड़ा लगा हुआ है और एक तरफ काज किया हुआ है, एक तरफ बटन लगा हुआ है। अब बच्चा आपस में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ेगा, तो ये इक्विपमेंट सब तरफ हर जगह मिल जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है उसकी बजाय कोई बच्चा या कोई टीचर चाहेगा कि वो बच्चे को डायरेक्ट अपने शर्ट पे ही बटन लगाना या खोलना सिखाए, तो वो उसमें संभावना उसकी नहीं रहती है। बच्चे को प्रबोधक यंत्र की सहायता से विभिन्न अभ्यास करने पड़ते हैं। अध्यापक भी उन्हीं की सहायता से ही बच्चों को कार्य करवाने के लिए अपेक्षित होते हैं। इस प्रकार अध्यापक और बच्चे की जो मौलिक और स्वतंत्र अभिव्यंजना है वो नहीं हो पाती है। प्रत्येक साधन अवास्तविक और अप्राकृतिक लगता है। फिर शारीरिक पहलू पर मनोवैज्ञानिक पहलू की अपेक्षा ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इस पद्धति में अध्यापक प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई, वजन, दृष्टि इत्यादि का वृत्त तैयार करता है। इसमें स्वभावगत और भावनागत जो लक्षण होते हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है। और फिर है कि प्रशिक्षण के स्थानांतरण में विश्वास है। जैसे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का विचार मोंटेसरी प्रणाली का जो है वो प्रमुख सिद्धांत है। ये बहुत पुराना सिद्धांत माना जाता है। उनका विश्वास है कि विशिष्ट शक्तियों की, विशिष्ट ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ये संभव हो सकता है कि उसी प्रशिक्षण से दूसरी शक्ति द्वारा काम लिया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस विचार से सहमत नहीं होता है। और फिर बात आती है कल्पना शक्ति के प्रशिक्षण के प्रति अनुदार दृष्टिकोण की। कल्पना शक्ति के प्रशिक्षण के प्रति अनुदार दृष्टिकोण रखा गया है, अर्थात परियों की कहानियों का इस पद्धति में कोई स्थान नहीं है। परियों की कहानियों का कल्पना शक्ति के विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत गहरा महत्व होता है, बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है। साहित्यिक दृष्टि से भी परियों की कहानियों का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इस मोंटेसरी पद्धति में इसका कोई रोल नहीं है। उपयुक्त अध्यापकों का भी अभाव हो जाता है इस प्रणाली में, क्योंकि मोंटेसरी प्रणाली की सफलता ऐसे अध्यापकों पर निर्भर है जिन्हें बच्चों के मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन किया हुआ हो, जिनको पूरा नॉलेज हो तथा जो प्रयोगशाला कार्य में निपुण हो। ऐसे अध्यापकों का पर्याप्त मात्रा में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर प्रयोजन तथा समन्वय के लिए
कम स्थान है। आधुनिक शिक्षण क्रम प्रयोजन द्वारा सभी विषयों के अध्यापन का समर्थन करता है। क्रिया द्वारा शिक्षा प्राप्ति आधुनिक शिक्षा पद्धति का रहस्य है, लेकिन मोंटेसरी पद्धति में बच्चों को प्रबोधक यंत्रों तक ही सीमित रखा जाता है और ये अधिक खर्चीली भी है। इसमें जिस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह की आवश्यकता होती है, जिस तरह की संस्था का जिक्र होता है, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ये थी मोंटेसरी पद्धति की बात। अगली क्लास में हम किसी और विषय के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।